नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल सुकून एफएम पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सुन रहे हैं कहानी द रिटर्न ऑफ लायन लायन घर जमाई। आज सुनेंगे एपिसोड नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि और भी नई नई कहानियाँ हम आपके लिए ज़रूर लेकर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। किचन में पहुंचकर अभिनव ने जल्दी से खाना बनाया। रात के 10 बज चुके थे। अभिनव ने आंचल और अनन्या को खाना परोसा और अपने सारे काम निपटाने के बाद सीढ़ियों के नीचे बने उस घुटन भरे कमरे में आ गया। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। उसने अपने जूतों के सोल में छिपी वो छोटी सी एनक्रिप्टेड पेन ड्राइव निकाली। इसमें दुश्मनों की मौत का वो सारा डेटा मौजूद था, जिसे उसने आज सुबह गुरलीन की तिजोरी से चुराया था। उसने अपनी चारपाई के नीचे से अपना एनक्रिप्टेड लैपटॉप निकाला और उसे ऑन किया। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके सख्त और गंभीर चेहरे पर पड़ने लगी। उसने पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया। तभी उसके सैटेलाइट फ़ोन की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। अनिका का कॉल था। अभिनव ने फ़ोन उठाया। अनिका की हंसती हुई आवाज़ दूसरी तरफ से आई। क्या प्राची चुड़ैल का ड्रामा खत्म हो गया? वो छतरपुर के बेसमेंट में अपने सर्वर्स के सामने बैठी हुई थी। इधर से अभिनव ने एक सर्द मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, वो ड्रामा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब असली ड्रामे की शुरुआत करते हैं। क्या तुमने वो डेटा डिकोड करना शुरू कर दिया है? उसकी बात सुनते ही अनिका की आवाज़ अब बहुत ही प्रोफेशनल और गंभीर हो गई थी। उसने सीरियस होकर कहा, हाँ लायन, ट्राइडेंट कार्टेल का इनक्रिप्शंस बहुत भारी है, लेकिन मेरे सिस्टम्स उसे तोड़ रहे हैं। और अभिनव उसकी ये बात सुनकर अभिनव ने अनिका की आवाज़ में एक अजीब सी हलचल महसूस करके पूछा, क्या हुआ? उधर से अनिका ने तुरंत जवाब देकर कहा, मैंने उस पूजा सहगल के बारे में डार्क वेब पर सर्च करना शुरू कर दिया है। अभिनव, वो औरत कोई आम बिजनेसमैन नहीं। उसका पूरा नाम पूजा सहगल ही है। वो जिनेवा में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल लॉबी अपेक्स लाइफ साइंसेज की सीक्रेट हेड है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि वो अगले हफ्ते दिल्ली भी आ रही है। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव की आंखों की स्क्रीन पर जम गई। उसकी मुट्ठियां कस गई। 10 साल पहले जिस औरत ने उसकी माँ को मौत का फरमान सुनाया था, वो औरत अब खुद दिल्ली आ रही थी। उसने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, आने दो उसे। 10 साल पहले उसने निहारिका गुप्ता को एक बेबस औरत समझा था, लेकिन अब दिल्ली में उसका सामना एक लायन से होगा। पूजा सहगल की दिल्ली ट्रिप उसकी ज़िंदगी की आखिरी ट्रिप होगी। अभिनव की आवाज़ इतनी खौफनाक और भारी हो गई थी कि फ़ोन के स्पीकर भी कंपन महसूस करने लगे। उधर कमरे के लैपटॉप की नीली रोशनी के बीच अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े बादशाह का असली खेल अब शुरू हो चुका था। गद्दारों की तिजोरी टूट चुकी थी। अब शिकारियों के सरगना के गले लायन के पंजे कसने वाले थे। कपूर मैंशन की ऊंची और भव्य दीवारें अब गहरी नींद के आगोश में समा चुकी थी। रात के 12 बज चुके थे। बाहर दिल्ली की सर्द हवाओं ने सड़कों पर सन्नाटा बिछा दिया, लेकिन सीढ़ियों के नीचे बने उस छोटे सीलन भरे और घुटन भरे स्टोर रूम में, जहां कपूर परिवार का भिखारी दामाद सोता था, एक अलग ही तरह का तूफान आकार ले रहा था। यह कोई हथियारों की जंग नहीं थी, बल्कि ये दुनिया की सबसे खौफनाक और जटिल डिजिटल की जंग थी। अभिनव ज़मीन पर बैठा था। कमरे में सिर्फ उसके एनक्रिप्टेड लैपटॉप की नीली रोशनी थी, जो उसके सख्त, गंभीर और ध्यानमग्न चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपने जूते के सोल से निकाली वो छोटी सी पेन ड्राइव लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट में लगा दी। ये वही पेन ड्राइव थी जिसमें लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के 15वें फ्लोर पर अंधेरे में चुराया गया ट्राइडेंट कार्टेल का सारा काला डेटा मौजूद था। अभिनव के कान में उसका सिक्योर वायरलेस ईयरपीस लगा हुआ था। लायन के दूसरी तरफ छतरपुर के उस बेसमेंट में बैठी अनिका अपने हाई टेक सर्वर्स के तैयार थी। अनिका ने अभिनव से कहा, मैं तैयार हूँ लायन। पेन ड्राइव कनेक्ट हो गई। मैं यहाँ से तुम्हारे सिस्टम का रिमोट एक्सेस ले रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये कोई आम पासवर्ड वाला फोल्डर नहीं है। गुरलीन ने इसे ट्राइडेंट कार्टेल के मिलिट्री ग्रेड के 256 बिट ES इंस्क्रिप्शन से लॉक किया है, और इसमें एक किल स्विच भी है। अनिका की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता और पेशेवर ठंडक आ गई थी।
तभी अभिनव ने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर सेट करके पूछा, किल स्विच का क्या मतलब है? तभी अनिका ने सांस रोक कर कहा, मतलब यह कि अगर हमने पासवर्ड या डिस्क्रिप्शंस के डालने की 3 बार से ज़्यादा गलती की, सिस्टम को लगा कि कोई ज़बरदस्ती डेटा खोलने की कोशिश कर रहा है, तो यह पेन ड्राइव का सारा डाटा अपने आप डिलीट हो जाएगा, हमेशा के लिए राख हो जाएगा। हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर अभिनव के होठों पर एक सर्द मुस्कान आ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, शेर शिकार करते वक्त दूसरे चांस के बारे में नहीं सोचता अग्निका। डिस्क्रिप्शंस शुरू करो। अनिका ने अपने सर्वर में एक भयंकर ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम लॉन्च किया। लैपटॉप की स्क्रीन पर हजारों हरे और सफ़ेद रंग के कोड्स की बारिश होने लगी। स्क्रीन पर एक लाल रंग का प्रोग्रेस चलने लगा, 10%, 20%, 35%। तभी उधर से अनिका ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज़ में कहा, अभिनव, इसका फायरवॉल बहुत मजबूत है, ये मेरे डिकोडर्स को ब्लॉक कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे कोई दूसरी तरफ से इस डेटा को बचाने की कोशिश कर रहा हो। वहीं अभिनव का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने अपने पिता के साथ बिताए उन पुराने दिनों को याद किया जब उसे अंडरवर्ल्ड की टेक्नोलॉजी सिखाई जाती थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये एक ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम है। अनिका, मेन गेट से मत घुसो, इसके बैकडोर का इस्तेमाल करो। गुरलीन ने इस डेटा को कॉपी करते वक्त लायन ग्रुप के सर्वर की एक टेम्परेरी की इस्तेमाल की होगी और उसी की अवशेष अभी भी इस पेन ड्राइव के कैश मेमोरी में होंगे। तभी उधर से अनिका ने उसकी तारीफ करके कहा, तुम जीनियस हो लायन, मुझे वो टेम्परेरी की मिल गई, मैं उसे बाईपास कर रही हूँ। अनिका की उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चलने लगी जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। 60%, 75%, 88%। स्क्रीन पर एक अचानक वार्निंग साइन ब्लिंक करने लगा, एक्सेस डिनाइड, इनिशिएटिंग डाटा वाइप इन 10 सेकेंड। मतलब पहुंच अस्वीकृत। 10 सेकंड में पूरा डेटा नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखते ही अनिका घबरा गई। उसने घबरा कर कहा, शिट, किल स्विच एक्टिवेट हो गया है अभिनव, 9 सेकंड, 8 सेकंड। वहीं अभिनव का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसका शरीर एक मूर्ति की तरह स्थिर था। उसने स्क्रीन पर चल रहे उस विनाशकारी कोड को देखकर एक बहुत ठंडी आवाज में कहा, अनिका, कोड लाइन 405 पर जो ट्राइडेंट का स्ट्रिंग है, उसे मेरे पिता के पुराने कोड लाइन 001 से रिप्लेस कर दो। उसकी बात सुनकर आगे से अनिका ने चिल्लाकर कहा, क्या? लेकिन ये ट्राइडेंट कार्टेल का कोड है, तुम्हारे पिता का नहीं। 5 सेकंड, 4 सेकंड। लेकिन अभिनव ने तुरंत उसको ऑर्डर देकर कहा, करो जो मैंने कहा है। यह सिस्टम लायन ग्रुप के पुराने सर्वर पर बना है। इसकी बुनियाद आज भी मेरे पिता के कोड्स पर है। जस्ट डू इट। 3, 2 और उसकी बात सुनते ही अनिका ने आंख बंद करके एंटर दबा दिया। एक स्क्रीन अचानक पूरी तरह से काली हो गई। कमरे में अचानक सन्नाटा हो गया। न कोई बीप, न कोई प्रोग्रेस बार, सिर्फ एक खौफनाक अंधेरा। अभिनव और अनिका की सांसें गले में अटक गई। क्या सारा डेटा नष्ट हो गया था? क्या आज सुबह की वो जानलेवा मेहनत, वो 10 सेकंड का तिलिस्म सब बेकार हो गया? तभी क्लिक, स्क्रीन फिर से रोशन हो गई और इस बार लाल रंग की वार्निंग नहीं थी। स्क्रीन पर एक हरा चेक मार्क बना हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ था, एक्सेस ग्रांटेड, वेलकम। ये देखते ही अनिका के मुंह से खुशी की एक चीख निकल गई। उसने खुशी में झूम कर कहा, यस, हमने कर दिखाया लायन, तुमने बिल्कुल सही कहा था। उन गुद्दारों ने कोई नई बिल्डिंग्स तो बना ली, लेकिन उनके डिजिटल नींव आज भी तुम्हारे पिता के कोड्स पर टिकी है। पूरा डेटा डिकोड हो चुका है। उसकी ये बात सुनकर अभिनव ने गहरी सांस छोड़ी। उसके सीने पर रखा वो तांबे का ताबीज अब उसे थोड़ा और गर्म महसूस हो रहा था। उसने अनिका से कहा, चलो देखते हैं इन गद्दारों की तिजोरी में कौन कौन से राज दफन हैं। ये कहते हुए उसने माउस पैड पर अपनी उंगली फिराकर मेन फोल्डर को खोल दिया। डेटा की मात्रा इतनी विशाल थी कि किसी भी आम इंसान का दिमाग इसे देखकर सुन पड़ जाए। उसमें हजारों फाइल्स, स्प्रेडशीट, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी। तभी अभिनव ने अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ाकर कहा, अनिका, सबसे पहले उस नकाबपोश मास्टरमाइंड का सुराग ढूंढो। मुझे उस ट्राइडेंट कार्टेल के लीडर का नाम, उसकी लोकेशन, उसका आईपी एड्रेस, कुछ भी चाहिए। मुझे उस आदमी का चेहरा देखना है जिसने मेरी माँ पर गोली मारी थी। उसकी ये बात सुनते ही अनिका ने अपने सिस्टम पर कीवर्ड्स डालना शुरू करके कहा, सर्च कर रही हूँ लायन, मास्टरमाइंड, ट्राइडेंट लीडर, हेड नकाबपोश। अगले 2 घंटे तक वो दोनों पागलों की तरह एक एक फाइल छानते रहे। उन्होंने ईमेल्स पढ़े, ट्रांजैक्शंस हैश चेक किए, स्विट्जरलैंड और कैमन आइलैंड्स के बैंक अकाउंट्स की ट्रेल को फॉलो किया।
लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अभिनव की आंखों में निराशा और गुस्सा गहराता जा रहा था। अभिनव ने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारकर कहा, यह कैसे मुमकिन है? इतना बड़ा डेटाबेस और इतने सारे काले राज, और इस इंसान का कोई नाम तक नहीं। वहीं अनेका की आवाज में हताशा थी। उसने हताश होकर अभिनव से कहा, अभिनव, मैंने डीप स्कैन कर लिया, लेकिन उस असली मास्टरमाइंड का कोई डिजिटल फुटप्रिंट्स इसमें है ही नहीं। ना उसका कोई नाम, ना कोई फोटो, ना ही कोई ऐसा आईपी एड्रेस जिसे ट्रेस किया जा सके। तभी अभिनव ने अपने बाल नोच कर कहा, तो फिर गुरलीन उससे बात कैसे करती है? ये ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं? अनेका ने स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखाकर समझाकर कहा, वो घोस्ट राउटिंग का इस्तेमाल करता है। जब वो मास्टरमाइंड गुरलीन को मैसेज भेजता है तो वो मैसेज दुनिया भर के सैकड़ों अलग अलग सर्वर से बाउंस होकर आता है, और मैसेज डिलीवर होते ही वो सारे सर्वर अपने आप नष्ट हो जाते हैं। उस मास्टरमाइंड ने अपना कोई सीधा संपर्क गुरलीन के पास नहीं छोड़ा। वो बहुत बहुत ज़्यादा शातिर है। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव ने लैपटॉप की स्क्रीन को घूरा। उसे लगा जैसे उसके शिकार उसके बिल्कुल सामने होकर भी धुएं में बदल गया हो, और नकाबपोश कातिल एक बार फिर से उसके हाथों से फिसल गया था। अभिनव ने अनिका से पूछा, उसका कोई नाम तो होगा? ये तीनों डायरेक्टर्स और गुरलीन उसे बुलाते क्या हैं? अनिका ने तुरंत जवाब देकर कहा, फाइल्स में उसे सिर्फ T1 या ट्राइडेंट के नाम से संबोधित किया गया है। वो कोई इंसान नहीं लग रहा अभिनव, वो एक खौफनाक परछाई बन चुका है। उसकी ये बात सुनकर अभिनव का दिल भारी हो गया। आज सुबह अपनी माँ की कब्र पर किया हुआ वादा उसे अधूरा लग रहा था। पूजा के दिल्ली आने की खबर उनके पास थी, लेकिन उस नकाबपोश कातिल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। तभी अनिका ने अभिनव की चुप्पी को समझकर कहा, हताश मत हो लायन। माना कि हम उस मास्टरमाइंड का नाम नहीं ले पाए, लेकिन ये पेन ड्राइव खाली नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जो हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। उसकी ये बात सुनते ही आगे से अभिनव ने अपनी निराशा को झटक कर पूछा, ऐसा क्या है इसमें? तभी अनिका ने एक बड़ा सा फोल्डर खोल कर कहा, इसमें वो सारे ऑर्डर्स और फरमान हैं जो मास्टरमाइंड ने पिछले 10 सालों में गुरलीन और उनके गद्दार डायरेक्टर सिंघानिया आहूजा रेड्डी को दिए हैं। अभिनव, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि तीनों डायरेक्टर्स जो पूरी दुनिया के सामने लायन ग्रुप के मालिक बनकर बैठे हैं, असल में उस मास्टरमाइंड के पालतू कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव ने स्क्रीन पर खुली हुई फाइल को पढ़ना शुरू किया। हर एक फाइल किसी न किसी खौफनाक और गैर कानूनी काम का ऑर्डर थी। उसने देखा ऑर्डर नंबर 405 पढ़ा, रेडी, तुम्हारे पोर्ट से हथियारों का जो कंटेनर पास होना है, उसमें कस्टम वालों को 50 करोड़ की रिश्वत दो। अगर कोई ऑफिसर मना करे तो उसके परिवार को खत्म कर दो, T1। इसके बाद ऑर्डर्स नंबर 602, सिंघानिया लायन ग्रुप के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का सारा ब्लैक मनी पूजा साइकिल की स्विस कंपनी के अकाउंट में डाइवर्ट करो, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, T1। ऑर्डर्स नंबर 890, आहूजा, अगर तुमने अपनी बेटे की शादी उस राजनेता के बेटे से नहीं करवाई तो मैं तुम्हें डायरेक्टर्स की कुर्सी से हटाकर जमीन में गाड़ दूंगा। हमें उस राजनेता की जरूरत है, T1। अभिनव इन मैसेजेस को पढ़कर हैरान रह गया। उसने हैरानी से अनिका से कहा, ये तो पूरी तरह से ब्लैकमेल है। वो मास्टरमाइंड इन तीनों को ब्लैकमेल करके लायन ग्रुप को चला रहा है। आगे से अनिका ने सहमति जताकर कहा, बिल्कुल, और इन तीनों पर नजर रखने और इन पर हंटर चलाने का हुक्म गुरलीन कौर करती है। गुरलीन उस मास्टरमाइंड की आंख और कान है। इन फाइलों में गुरलीन ने मास्टरमाइंड की जो रिपोर्ट्स भेजी वो भी है। गुरलीन ने कई बार लिखा, ये तीनों डायरेक्टर्स लालची और बेवकूफ़ हैं, और अगर गुरलीन इन पर सख्ती न बरतें तो ये कंपनी को डुबा देंगे। उसकी ये बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, यानी गुरलीन इन गद्दारों की बॉस है। कल रात प्राइम स्टार होटल में ये लोग ऐसे नाच रहे थे जैसे इस दुनिया के भगवान हो, लेकिन असलियत में इनके गले के अंदर पट्टे लगे हुए हैं। आगे से अनिका ने बड़े ही उत्साह से कहा, अभिनव, इस डेटा के जरिए हम तीनों डायरेक्टर्स और गुरलीन को रातों रात जेल भिजवा सकते हैं। हम पूरी दुनिया के सामने इनका पर्दाफाश कर सकते हैं। लेकिन अभिनव ने तुरंत इस विचार को खारिज करके कहा, नहीं अनिका, अगर हमने इन्हें जेल भिजवा दिया तो पुलिस और कानून इसमें पड़ जाएंगे। वो मास्टरमाइंड हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो जाएगा और पूजा सहगल अपना काम करके निकल जाएगी। मुझे न्याय नहीं चाहिए अनिका, मुझे इंतकाम चाहिए। पुलिस उन्हें सजा देगी लेकिन लायन उन्हें मौत देगा।
हम इस डेटा का इस्तेमाल इन तीनों को आपस में लड़वाने और गुरलेन का घमंड तोड़ने के लिए करेंगे। इसके बाद अभिनव ने कुछ और फाइल्स को स्क्रॉल किया। तभी उसकी नज़र एक ऐसे फोल्डर पर पड़ी जिसका बाकी फोल्डर से बिल्कुल अलग था। उस फोल्डर का नाम लाल रंग के फॉन्ट में लिखा हुआ था। उसके ऊपर लिखा था टारगेट्स द अनब्रोकन। तभी अभिनव ने उस फोल्डर पर क्लिक करके पूछा, अनिका ये फोल्डर क्या है? द अनब्रोकन का क्या मतलब है? अनिका ने सिस्टम पर वो फोल्डर खोला और उसे स्कैन करके अनिका की आवाज में एक अजीब सी हलचल और सम्मान आ गया। उसने अभिनव से कहा, लायन, ये वो लिस्ट है जिसके बारे में सोचकर शायद तुम्हारे पिता आज भी फक्र महसूस करते होंगे। अभिनव, तुम अकेले नहीं हो। अनिका की आवाज भर्राई हुई थी। तब अभिनव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने स्क्रीन पर उस लिस्ट को खोल लिया। यह कोई हिट लिस्ट या दुश्मनों की लिस्ट नहीं थी। ये लायन ग्रुप के उन पुराने वफादारों की लिस्ट थी जो 10 साल पहले विराज गुप्ता के सबसे करीबी लोग थे। इस लिस्ट में वो नाम थे जिन्होंने इन 10 सालों में उन तीनों गद्दार डायरेक्टर सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी को उसने कहा पोस्ट माइंड की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। ये वो लोग थे जिन्हें न तो पैसों से खरीदा जा सकता था, न ही मौत के खौफ से डराया जा सकता था। इन 10 सालों में मास्टरमाइंड ने इनमें से कई वफादारों को मरवा भी दिया था। लिस्ट में कई नामों के आगे लाल रंग से एलिमिनेटेड लिखा हुआ था, लेकिन इस खूनी लिस्ट में सबसे ऊपर 3 नाम ऐसे चमक रहे थे जिनके आगे हरे रंग से लिखा था, एक्टिव थ्रेट, कुड नॉट सब्जगेट। ये 3 खंबे वो लायन ग्रुप के एम्पायर के खंडर में आज भी शान से खड़े थे। मास्टरमाइंड, गुरलीन और वो तीनों डायरेक्टर्स इन तीनों लोगों का बाल बांका भी नहीं कर पाए थे। ये देखते ही अभिनव की आंखें में चमक आ गई। उसने उन तीनों नामों को पढ़ना शुरू किया। पहला, मुकेश गुप्ता, द व्हाइट कॉलर विजार्ड। ये देखते ही अभिनव के मुंह से बेसकाता निकला, मुकेश अंकल? मुकेश गुप्ता विराज गुप्ता के दूर के कजिन के भाई थे, लायन ग्रुप के असली मास्टर अकाउंटेंट। अंडरवर्ल्ड में खून खराबा भले ही विराज करते थे, लेकिन उस ब्लैक मनी को दुनिया की सबसे बड़ी लीगल कंपनी और स्विस बैंक में वाहिट करने का सारा तिलिस्म मुकेश गुप्ता के पास था। उसने देखा, फाइल के नोट्स में गुरलीन ने लिखा था, मुकेश गुप्ता के पास आज भी लायन ग्रुप के पुराने और सबसे सुरक्षित फंड्स की एक्सेस है। हमने उसे इस तरह से धमकाया, उसके परिवार को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन मुकेश का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो हमारे हाथ नहीं आया। वो आज भी सिर्फ और सिर्फ विराज गुप्ता के नाम का वफादार है। जब तक मुकेश गुप्ता हमारे साथ नहीं आता, हम लायन ग्रुप के असली खजाने को छू नहीं सकते। इसके बाद दूसरा नाम था फरहान खान, द बीस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स। ये नाम पढ़ते ही अभिनव के चेहरे पर एक भारी मुस्कान आ गई। फरहान खान कोई कॉरपोरेट आदमी नहीं था। वो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के अंडरग्राउंड सट्टेबाजी, वसूली और स्ट्रीट गैंग्स का बेचाज बादशाह था। फरहान को विराज गुप्ता ने सड़क से उठाकर अपना दायां हाथ बनाया था। वो एक खूंखार लड़का था जिसके नाम से पुलिस भी कांपती थी। उस फाइल के नोट्स में लिखा था, फरहान खान ने सिंघानिया और आहूजा को अपना बॉस मानने से इनकार कर दिया। जब हमने उसके इलाके पर कब्जा करने के लिए अपने शूटर भेजे, तो फरहान ने हमारे 20 आदमियों को जिंदा जलाकर उनकी राख लायन ग्रुप के हेड ऑफिस के बाहर फेंकवा दी। फरहान आज भी सिर्फ लायन के ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। वो एक जंगली जानवर है जिसे काबू करना नामुमकिन है। ये सब पढ़ते ही अभिनव का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसके बाद तीसरा नाम था चांद अंसारी, द घोस्ट ऑफ द डॉग्स। ये नाम देखकर अभिनव की आंखें सम्मान से झुक गई। चांद अंसारी लायन ग्रुप का सबसे शांत और सबसे रहस्यमय स्तंभ था। वो मुंबई और गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाहों और स्मगलिंग के रास्तों का इकलौता कंट्रोलर था। हाथों में हथियारों से लेकर सोने तक जो भी चीज समुद्र के रास्ते इंडिया आती, वो बिना चांद अंसारी की मर्जी के नहीं आ सकती थी। उसने देखा, फाइल में गुरलीन ने हताशा में लिखा हुआ था, चांद अंसारी एक भूत है। वो कहाँ रहता है, कैसे ऑपरेट करता है, हमें कुछ नहीं पता। रेड्डी ने कई बार पोर्ट्स पर अपना माल मंगवाने की कोशिश की, लेकिन चांद अंसारी ने रेड्डी के हर एक कंसाइनमेंट को समुद्र में डुबो दिया। चांद अंसारी ने हमें खुलेआम चुनौती दी है, जब तक मेरा छोटा मालिक लौट कर नहीं आता, मैं इस समंदर का एक कतरा भी तुम गद्दारों को नहीं दूंगा। यह पढ़ने के बाद अभिनव ने स्क्रीन को घूरना बंद कर दिया। उसने लैपटॉप को बंद कर दिया और अपनी आंखें मूंद ली। कमरे में उस सन्नाटे में अभिनव की सांसें तेज हो रही थी। उसके अंदर भावनाओं का एक ऐसा भयंकर तूफान उठ रहा था जिसे संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। 10 साल
10 लंबे सालों में यही वो सोचकर घुट घुट कर जी रहा था कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसे लगता था कि उसके पिता के मरने के बाद वो पूरी दुनिया उसकी गद्दार हो चुकी है। उसने कपूर मैंशन के बर्तन मांजे, आंचल कपूर की गालियां सही, अनन्या के तानों को अपनी किस्मत मान लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि अकेले वो इस पूरे इंटरनेशनल माफिया ट्राइडेंट कार्टेल से नहीं लड़ सकता। लेकिन आज आज इस लिस्ट ने उसे बता दिया कि वो अकेला नहीं था। उसके पिता ने सिर्फ दौलत नहीं कमाई थी, उन्होंने लॉयल्टी कमाई थी। मुकेश गुप्ता का शातिर दिमाग, फरहान खान की खूंखार फौज और चांद अंसारी का समंदर पर कब्जा, ये तीनों आज भी 10 साल बाद मौत को ठेंगा दिखाकर सिर्फ और सिर्फ लायन की वापसी का इंतजार कर रहे थे। ये तीनों शेर आज भी सिर्फ इसलिए खामोश बैठे थे क्योंकि उनका असली लीडर गायब था। तभी ईयरपीस में अनिका की आवाज आई और उसने कहा, अभिनव, तुम्हारे पास एक पूरी सोना है लायन, एक ऐसी सेना जो तुम्हारी एक आवाज में इस पूरी दिल्ली को शमशान बना सकती है। ये गद्दार डायरेक्टर्स और गुरलीन कुछ भी नहीं है इनके आगे। ये कहते हुए अनिका खुद भी रो रही थी। उसे भी अंदाजा नहीं था कि अभिनव के परिवार की वफादारी आज भी इतनी गहरी है। अभिनव ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब कोई दर्द, कोई अकेलापन या कोई लाचारी नहीं थी। वहां सिर्फ एक गगनभेदी और खौफनाक दहाड़ थी जो बाहर आने के लिए बेताब थी। अभिनव ने अपनी मुट्ठियां कसकर कहा, हाँ निका, मैं अब तक इस शतरंज को सिर्फ एक मोहरे की तरह खेल रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कोई मोहरा नहीं, मैं इस खेल का बादशाह हूँ। और अब बादशाह को अपने असली वजीर को वापस बुलाना ही होगा। उसकी आवाज में वो राजसी और खतरनाक भारीपन वापस आ गया था। तभी अनिका ने पूरे जोश के साथ पूछा, तो हमारा अगला कदम क्या है लायन? क्या हम पूजा पर हमला करेंगे या ट्राइडेंट कार्टेल के उस मास्टरमाइंड को ढूंढेंगे? इधर से अभिनव ने बहुत ही रणनीतिक और शांत आवाज में कहा, नहीं, अगर मैं अभी पूजा और मास्टरमाइंड से सीधा टकराया तो अकेला पड़ जाऊंगा। वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मुझे सबसे पहले अपनी उस ताकत को वापस हासिल करना होगा जो 10 सालों से बिखरी हुई है। ये कहते हुए अभिनव ने अपनी चारपाई से उठकर कहा, ये गद्दार डायरेक्टर्स और गुरलीन इन तीनों को इसलिए नहीं झुका पाए क्योंकि इनके पास लायन का वो रुतबा नहीं था, लेकिन मैं उस रुतबे का असली वारिस हूँ। तभी अनिका ने हैरानी से पूछा, तुम इन तीनों से मिलने वाले हो? लेकिन अभिनव, 10 साल बहुत होते हैं, क्या पता वो सच में तुम्हारे वफादार हैं या भी ट्राइडेंट कार्टेल की कोई चाल हो। उसकी ये बात सुनकर इधर से अभिनव ने अपने खंजर की मुठ पर हाथ रखकर बहुत ही खौफनाक तरीके से कहा, अगर वो वफादार हुए तो मेरे साथ मिलकर इन गद्दारों की कब्र खोदेंगे। अगर इन्होंने भी गद्दारी की तो उनकी मौत का फरमान भी मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगा। तब अनिका ने उससे पूछा, हम शुरुआत किससे करेंगे? अभिनव का दिमाग तेजी से काम करने लगा। मुकेश गुप्ता पैसों का आदमी था, वो छिपा होगा। चांद अंसारी मुंबई के समंदर में था, वहां जाना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन फरहान खान दिल्ली का खूंखार स्ट्रीट बॉस, वो इसी शहर में मौजूद था। इसलिए अभिनव ने उसका नाम लेकर कहा, फरहान खान, हम सबसे पहले फरहान के पास जाएंगे। मुझे इस शहर में एक खूंखार फौज की जरूरत है और फरहान मेरी वो फौज बनेगा। तब अनिका ने अपने डार्क वेब के नेटवर्क को स्कैन करके कहा, लेकिन फरहान तक पहुंचना आसान नहीं लाए। वो पुलिस और गद्दारों से बचने के लिए अंडरग्राउंड रहता है, उसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं है। उसके बाद सुनकर अभिनव के होठों पर एक बहुत ही शातिर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, शेर को ढूंढने के लिए जंगल छानने की जरूरत नहीं होती अनिका, बस उसे उसकी पसंद का शिकार की महक दे दो, वो खुद बाहर आ जाएगा। कल तुम फरहान के नेटवर्क में एक ऐसा मैसेज भिजवाओगी जो सिर्फ एक लायन का मैसेज होगा। उधर से अनिका ने तुरंत पूछा, क्या मैसेज? अभिनव ने तुरंत जवाब देकर कहा, लायन इज बैक और उसे अपने सबसे वफादार सिपाही की जरूरत है। उसकी ये बात सुनकर अनिका मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुरा कर कहा, डन, कल सुबह तक ये मैसेज फरहान के कानों तक पहुंच जाएगा। इसी बीच रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अभिनव ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे वापस चारपाई के नीचे छिपा दिया। उसने अपनी वजर सिक्योरिटी के नीली यूनिफॉर्म को देखा। कल उसे लायन ग्रुप जाने की जरूरत नहीं थी। गुरलीन आज की चोरी के बाद पागलों की तरह डरी हुई होगी और वो अब कोई बड़ा कदम भी नहीं उठाएगी। कल का दिन अभिनव के लिए फरहान खान से मिलने और अपनी सेना खड़ी करने का दिन बन गया था। अभिनव अपनी सख्त चारपाई पर लेट गया। उसने अपने सीने पर रखे उस तांबे के ताबीज को छुआ। अभिनव ने मन ही मन अपनी माँ से वादा करके कहा, मैं आ रहा हूँ माँ, आपका सपना पूरा होगा। और पिताजी,
आपका वो एम्पायर जो इन गद्दारों ने लूट लिया, उसे ब्याज समेत मैं वापस लूंगा। इसके बाद अगली सुबह जब कपूर मैंशन में सूरज की किरणें पड़ी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। आंचल कपूर और अनन्या डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। कल रात प्राची के ड्रामे और इशफाक शाह की कहानी के बाद आज दोनों के चेहरों पर एक लालची शांति थी। अभिनव उनके सामने चुपचाप नाश्ता परोस रहा था। वो बिल्कुल एक दब्बू और आज्ञाकारी नौकर लग रहा था। तभी आंचल कपूर ने अपनी चाय का कप उठाकर बहुत ही मीठे लेकिन बनावटी लहजे में कहा, अभिनव बेटा, वो इशफाक शाह का दिया हुआ 70 करोड़ का नेकलेस मैंने सोचा है कि आज मैं दादी से मांग ही लेती हूँ। बैंक के लॉकर में रखवाना बहुत जरूरी है। अगर घर पर चोरी हो गई तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनकी ये बात सुनकर अनन्या ने सहमति में से हिलाकर कहा, हाँ अभिनव, मॉम सही कह रही हैं। उस नेकलेस की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उनकी ये बातें सुनकर अभिनव को अंदर ही अंदर बहुत तेज हंसी आ रही थी। वो 70 करोड़ का नेकलेस तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इन दोनों लालची औरतों को पता भी नहीं था कि जिस इंसान को वो ये हुक्म दे रही है वो असल में अरबों खरबों डॉलर के अंपायर का मालिक है। फिर भी अभिनव ने सिर झुकाकर कहा, जैसे आपकी मर्जी, माँ जी आप दादी जी से बात कर लीजिए। तभी आंचल कपूर ने वापस अपने रूखेपन में आकर कहा, ठीक है, तुम आज शाम को जल्दी घर आना, घर के गार्डन की सफाई करनी है। आगे से अभिनव ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा, जी माँ जी। इसके बाद नाश्ता खत्म होते ही आंचल कपूर और अनन्या अपने अपने कामों में व्यस्त हो गई। अभिनव अपने कमरे में चला गया। उसके आज उसने नीली सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म नहीं पहनी। आज उसने एक काले रंग की रफ टफ जींस और एक काली गहरे रंग की टी शर्ट और एक काले रंग की लेदर जैकेट पहन ली। उसने इटालियन डैगर की अपनी बेल्ट को पीछे छिपा लिया। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने बालों को पीछे की तरफ सेट किया। आज उसका चेहरा किसी आम इंसान या घर जमाई का नहीं था। वो लेदर जैकेट और बर्फीली आंखें उसे एक अंडरवर्ल्ड डॉन का असली रूप दे रही थी। उसने अपना फोन निकाला और विक्रम को मैसेज भेजा, गाड़ी तैयार रखो, हम आज फरहान खान के इलाके में जा रहे हैं। ये कहते हुए कपूर मैंशन के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर अभिनव ने एक बार उस आलीशान बंगले को देखा। अभिनव ने सोचा, कपूर परिवार का ये झूठा घमंड बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। जब मेरी फौज तैयार हो जाएगी और जब मैं पूजा और उस मास्टरमाइंड का सिर कुचल दूंगा, वापस आऊंगा, तब इस घर को पता चलेगा कि उन्होंने 3 साल तक की शेर को जंजीरों में बांध रखा था। दिल्ली की सड़कों पर निकलते ही अभिनव की चाल में एक अजब की फुर्ती और एक खौफनाक कॉन्फिडेंस था। द अनब्रोकन की तलाश अब शुरू हो चुकी थी। फरहान खान जो पिछले 10 सालों से खामोश बैठा था, आज उसे उसका असली मालिक मिलने वाला था। जब ये दोनों खूंखार जानवर आपस में मिलेंगे तो दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में खून की ऐसी होली खेली जाएगी जिसे लायन ग्रुप के गद्दार अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। इसी बीच दिल्ली की उस सर्द और धुंध भरी सुबह में, जहां आम दुनिया अपने रोजमर्रा के कामों में उलझी हुई थी, वहीं अंडरवर्ल्ड की उन गहरी और काली खाइयों में एक ऐसा डिजिटल पैगाम गूंज रहा था जिसने पूरे माफिया नेटवर्क की नींव हिलाकर रख दी थी। छतरपुर के उस सुरक्षित बेसमेंट में बैठी अनिका ने बीती रात अपना काम कर दिया था। उसने डार्क वेब और दिल्ली के अंडरग्राउंड क्रिमिनल नेटवर्क्स के उन सबसे एनक्रिप्टेड और गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया जो सीधे फरहान खान द बीस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स के सिंडिकेट तक जाते थे। पैगाम बहुत छोटा था। उसमें कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं था, कोई धमकी नहीं थी। सिर्फ 3 शब्द थे जो खून के रंग में फरहान के सबसे खास मुखबिरों के सिस्टम पर फ्लैश हुए थे, लायन इज बैक एंड ही सीक्स हिज बेस्ट। यह पैगाम कोई आम मैसेज नहीं था। इसके साथ वो डिजिटल सिग्नेचर और एनक्रिप्शन कोड जुड़ा हुआ था जो 10 साल पहले सिर्फ और सिर्फ विराज गुप्ता इस्तेमाल किया करते थे। इस कोड को हैक करना और उसकी नकल करना दुनिया के किसी भी हैकर के लिए नामुमकिन था। ये पैगाम फरहान के सिंडिकेट में पहुंचा तो जैसे एक मुर्दा घर में अचानक किसी ने सांस ली हो। इधर अभिनव अपनी काली लेदर जैकेट, डार्क जीन्स और उन खौफनाक बर्फीली आंखों के साथ कपूर मैंशन की झूठी दुनिया को पीछे छोड़कर बाहर आ चुका था। सड़क के नुक्कड़ पर काले रंग की पूरी तरह से बुलेट प्रूफ डार्क विंडो वाली फोर्ड एंडेवर उसका इंतजार कर रही थी। गाड़ी के बाहर विक्रम का सबसे खास आदमी खड़ा था। जैसे उसने अभिनव को आते देखा, उसने सम्मान और खौफ से सिर झुका लिया और पीछे का दरवाजा खोल दिया। अभिनव गाड़ी के अंदर बैठा। ड्राइविंग सीट पर खुद विक्रम मौजूद था। आज विक्रम ने कोई सूट नहीं पहना था।
बल्कि एक रफ टफ अंडरवर्ल्ड डॉन वाले लिबास में था। विक्रम ने मिरर में अभिनव की आंखों में देखकर कहा, लायन, अनिका का मैसेज फरहान तक पहुंच चुका है। मेरे खबरी बता रहे हैं कि फरहान के पूरे इलाके में एक अजीब सी हलचल है। उसने अपने सारे गैर जरूरी धंधे रोक दिए और सबसे खूंखार लड़कों को अलर्ट पर रख दिया है। उसकी यह बात सुनकर आगे से अभिनव ने अपनी लेदर जैकेट की जिप को थोड़ा ऊपर खींचकर बड़े शांत और गहरी आवाज में कहा, वो घबराया हुआ नहीं है विक्रम, वो बस अपने खून के उस प्यास को महसूस कर रहा है जो 10 सालों से सूखी पड़ी थी। फरहान कोई इंसान नहीं, वो जंगली जानवर है जिसे मेरे पिता ने पालतू बनाया था, और एक जंगली जानवर अपने असली मालिक की महक कभी नहीं भूलता। विक्रम ने गाड़ी को गियर में डालकर आगे पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं लायन? तभी अभिनव ने अपनी आंखें बंद करके कहा, दिल्ली के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। ओखला के पीछे जो सालों बंद पड़े गोडाउन्स हैं, वहीं फरहान का असली अड्डा आज भी वही है। वो महलों में नहीं, बारूद और खून की बदबू के बीच रहता है। विक्रम ने एक्सीलेटर दबा दिया और काली एसयूवी दिल्ली के ट्रैफिक को चीर कर उस खौफनाक मंजिल की तरफ दौड़ पड़ी। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का वो हिस्सा किसी डरावनी हॉलीवुड फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। चारों तरफ बंद पड़ी मिलें, जंग खाई हुई लोहे की मशीनें, टूटी हुई चिमनियां और चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा। आम दिन पुलिस भी इस इलाके में दिन के उजाले में आने से कतराती थी। ये इलाका फरहान खान का अभेद्य किला था। इन बंद पड़ी बिल्डिंग्स के बीच एक बहुत बड़ा टीन का छत वाला गोडाउन था। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल सुनसान और खंडर लगता था, लेकिन इस खंडर के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। गोडाउन के बाहरी लोहे के दरवाजे के अंदर कदम रखते ही हवा में पसीने, सस्ती शराब, खून और सिगार के धुएं की भयंकर बदबू तैर रही थी। ये गोडाउन एक अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटर रिंग में तब्दील हो चुका था। गोडाउन के बीचों बीच लोहे की जंजीर और मोटे पाइप से एक अखाड़ा बनाया गया था। अखाड़े के चारों ओर सैकड़ों खूंखार, दाढ़ी वाले और हथियारों से लैस गुंडे खड़े थे। ये सब फरहान की फौज के आदमी थे। वो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, सट्टा लगा रहे थे और हवा में नोट उछाल रहे थे। अखाड़े के अंदर एक भयंकर और खूनी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ एक 7 फुट लंबा किसी दैत्य जैसा दिखने वाला रशियन फाइटर था, जिसे सिंघानिया ने फरहान के इलाके पर कब्जा करने और उसे चुनौती देने के लिए लाखों डॉलर का कैश देकर विदेश से बुलवाया था, और इस रशियन के शरीर पर टैटू और कई कट के निशान थे। दूसरी तरफ वह इंसान था जिसे देखने के लिए दुनिया की कोई भी हिम्मत कम पड़ जाए, फरहान खान। फरहान की उम्र अब 45 के करीब हो चुकी थी, लेकिन उसका शरीर किसी फौलाद के पहाड़ के जैसा था। उसकी लंबाई 6 फुट 4 इंच की थी। उसके चौड़े सीने और गठीले बाइसेप्स पर सालों पुरानी गोलियों और चाकुओं के अनगिनत निशान थे। उसने सिर्फ एक ढीला ढाला मिलिट्री पैंट पहना था। उसका ऊपर का शरीर नंगा था, जो पसीने और खून से चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक दाढ़ी थी और उसकी आंखों एक वहशीपन आग थी जो किसी भी इंसान को जिंदा जला दे। वहीं बाहर खड़े गुंडे पागलों की तरह चीख रहे थे, मार साले को, फाड़ दे इसे फरहान भाई। तभी रशियन फाइटर ने पूरी ताकत से दहाड़कर फरहान के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा। पंच इतना तेज था कि फरहान का सिर पीछे की तरफ छटक गया और उसके होठों से खून की धार फूट पड़ी। गोडाउन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिंघानिया के भेजे उस रशियन फाइटर दानव ने फरहान को चोट पहुंचा दी थी, लेकिन अगले ही सेकंड फरहान सीधे सीधे धीरा हुआ। उसने अपने होठों से रिसते हुए खून को अपने अंगूठे से पोंछा। उसने उस खून को देखा और फिर उसकी आंखों में वो खौफनाक शैतान जाग उठा जिसके लिए वो पूरे अंडरवर्ल्ड में जाना जाता था। फरहान हंसने लगा, एक बहुत ही खुरदरी, भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी। फरहान की आवाज किसी फटे हुए नगाड़े की तरह गूंजी, सिंघानिया के पिल्ले, तूने मुझे खून निकालकर वो याद दिला दिया जिसके लिए मैं 10 साल से तड़प रहा था। रशियन फाइटर को समझ पाता उससे पहले फरहान किसी भूखे चीते की तरह उस पर झपट पड़ा। फरहान ने अपनी फौलादी मुट्ठी से रशियन की पसलियों पर एक ऐसा भयंकर प्रहार किया कि कड़क की आवाज के साथ पूरा गोडाउन सुन पड़ गया। रशियन की पसलियां टूट गई और दर्द से चीख कर नीचे झुका, लेकिन फरहान ने उसके सिर को दोनों हाथों से पकड़ा और अपने घुटनों से उसके चेहरे पर एक जानलेवा वार कर दिया। रशियन फाइटर हवा में उछलकर अखाड़े के लोहे की जंजीर से टकराया, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था, उसका चेहरा खून से लथपथ था। फरहान के गुंडे पागलों की तरह खुशी से दहाड़ने लगे।
हवा में गोलियां चलने लगी। तभी फरहान ने उस बेहोश रशियन के सीने पर अपना भारी बूट रखा और अखाड़े के चारों तरफ खड़े अपने लड़कों की तरफ देखकर चीख कर कहा, सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी, उन तीनों गद्दारों के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्तों को बता देना, जब तक फरहान खान जिंदा है दिल्ली की एक ईंट भी उनका कब्जा नहीं होगा। और आज आज तो मेरे अंदर एक नई आग लग चुकी है, क्योंकि वो पैगाम आ चुका है जिसका मुझे सालों से इंतजार था। फरहान की आवाज अचानक बहुत भारी और गहरी हो गई। उसने आसमान की तरफ देखकर आगे कहा, मेरा मालिक, मेरा लायन वापस आ गया है। जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं इन तीनों गद्दारों के सिर काटकर उनके कदमों में रख दूंगा। फरहान के दहाड़ से पूरा गोडाउन कांप उठा। गोडाउन के अंदर जश्न और शोर शराबा अपने चरम पर था। फरहान अखाड़े से बाहर निकल रहा था। उसके लड़के उसे तौलिया और पानी की बोतल दे रहे थे। तभी गोडाउन के उस विशाल और बाहरी लोहे के मेन दरवाजे पर एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। लोहे का भारी दरवाजा जिसे अंदर से कुंडी लगी थी, वो किसी भयंकर प्रहार से टूटकर अंदर की तरफ खुला और दीवार से जा टकराया। गोडाउन का सारा शोर, वो चीखना चिल्लाना, वो हवामय गोली, सब कुछ एक सेकंड में हजारवें हिस्से में थम गया। सैकड़ों खूंखार गुंडों की नजर उस टूटे हुए दरवाजे की तरफ घूम गई। फरहान खान के हाथ में पानी की बोतल वहीं रुक गई। दरवाजे के उस पार सूरज की रोशनी के बीच एक परछाई खड़ी थी। वह इंसान धीरे धीरे चलकर गोडाउन के उस घुप और धुएं से भरे अंधेरे में दाखिल हुआ। काली लेदर, गहरी काली जींस, चेहरे पर ऐसा दर्द, भावहीन और मौत जैसा सन्नाटा, जो उस पूरे गोडाउन के खौफनाक माहौल पर भारी पड़ रहा था। ये अभिनव था। उसके पीछे विक्रम भी अंदर आया, लेकिन अभिनव ने अपने हाथ से एक इशारे से विक्रम को दरवाजे के पास से रुकने के लिए कह दिया। ये जंग, ये मुलाकात अभिनव को अकेले ही लड़नी थी। तभी दरवाजे के पास खड़े फरहान के दो लंबे चौड़े गार्ड्स ने अपनी बंदूकें अभिनव की तरफ तान कर गोली बककर कहा, कौन है बे तू? मरने आया है क्या यहाँ? अभिनव के कदम नहीं रुके। वो बिल्कुल उसी रफ्तार से अखाड़े की तरफ बढ़ रहा था जहां दूर फरहान खड़ा था। एक गार्ड ने अभिनव का कॉलर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, ए, बहरा है क्या साले? लेकिन उस गार्ड का हाथ अभिनव के कॉलर तक पहुंच ही नहीं पाया। उससे पहले ही अभिनव का बायां हाथ बिजली की फुर्ती से हवा में लहराया और उसने उस गार्ड की कलाई को हवा में ही दबोच कर एक झटके में तोड़ दिया। गार्ड के मुंह से सर्द एक भयानक दर्द चीख निकल पड़ी। इससे पहले कि दूसरा गार्ड अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा पाता, अभिनव ने टूटे हुए हाथ वाले गार्ड की ढाल की तरफ इस्तेमाल किया और अपने दाएं पैर से दूसरे गार्ड के सीने पर ऐसी जोरदार किक मारी कि वह हवा में उड़कर लोहे के ड्रमों से जा टकराया। ये सब इतनी जल्दी और इतनी सफाई से हुआ कि गोडाउन में बाकी खड़े गुंडे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। कोई इंसान फरहान खान के गढ़ में घुसकर उसके आदमियों को इस तरह मार सकता है, ये उनकी सोच से परे था। तभी भीड़ में एक कमांडर ने चिल्लाकर कहा, मारो साले को, भून दो इसे। इसी के बीच लगभग 20 हट्टे कट्टे और हथियार से लैस गुंडे अभिनव की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन अभिनव कोई आम इंसान नहीं था, वो लायन था। 10 साल के उस घटन और उस दर्द और नफरत ने उसे एक ऐसी किलिंग मशीन में बदल दिया था जिसे रोकना नामुमकिन था। अभिनव ने अपनी लेदर जैकेट की जिप खोली। उसकी आंखों में अब मौत का तांडव शुरू हो चुका था। पहला गुंडा लोहे की रोड लेकर अभिनव के सिर पर वार करने आया। अभिनव ने हल्का सा डक किया, रोड को अपने ऊपर हाथ में ले लिया और उसी रोड को छीनकर उस गुंडे के घुटनों पर इतनी जोर से मारा कि उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई। अभिनव भीड़ के बीच में किसी बवंडर की तरह घूम रहा था। उसका हर एक वार, हर एक पंच, हर एक किक इतनी सदी हुई और जानलेवा थी। जो भी उसके सामने आता वो दोबारा उठने के लायक नहीं बचता। वो हवा में उड़कर लोगों को जमीन पर पटक रहा था। उसने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उसके शरीर का हर एक अंग खुद में एक घातक हथियार था। धड़, क्रैश, ओह! गोडाउन में अब सिर्फ हड्डियां टूटने, दर्द की चीखें गूंज रही थी। 3 साल बाद कपूर मैंशन में बर्तन धोने वाले उस कमजोर दामाद के हाथों में इतनी भयंकर ताकत थी कि उसने महज 2 मिनट के अंदर फरहान खान के 20 सबसे खूंखार लड़कों को खून से लथपथ होकर जमीन पर बिछा दिया था। बाकी बचे हुए गुंडे खौफ के मारे पीछे हट गए। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो इस शैतान के करीब भी जाए। सबकी बूंदें
बंदूकें अभिनव की तरफ तनी हुई थी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। अभिनव अपनी जगह पर खड़ा था, उसकी सांसें बिल्कुल सामान्य थी, उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं थी। उसने अपनी लेदर जैकेट को हल्का सा झटका और भीड़ को चीर कर अखाड़े के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। अखाड़े के दूसरी तरफ फरहान खड़ा था। फरहान की आंखें एक अजनबी इंसान पर गड़ी हुई थी। उसने अभी अभी जो कत्लेआम देखा था, उसने फरहान के अंदर के फाइटर को भी हैरान कर दिया था। फरहान ने अपनी पूरी जिंदगी सड़कों पर लड़के गुजारी थी, लेकिन उसने ऐसी फुर्तीला, ऐसा खौफनाक और ऐसा बेपरवाह फाइटर आज तक नहीं देखा था। लेकिन फरहान की आंखों में खौफ नहीं था, वहां गुस्सा था। कोई उसके इलाके में आकर उसके आदमियों को मार दे, ये बीस्ट को बर्दाश्त नहीं था। फरहान ने अपने आदमियों को दहाड़कर ऑर्डर देकर कहा, रोक लो अपनी बंदूकें, कोई गोली नहीं चलाएगा, इस कीड़े को मैं अपने हाथों से मसलूंगा। ये चिल्लाकर फरहान अखाड़े के जंजीर को फांद कर बाहर आया और भारी कदमों से चलता हुआ अभिनव के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच सिर्फ 2 फुट का फासला था। एक तरफ 6 फुट 4 इंच का दैत्य जैसा फरहान खान, जिसका शरीर खून और पसीने से सना हुआ था। दूसरी तरफ 6 फुट का अभिनव, जो अपनी काली लेदर जैकेट में एक खामोश और गहरे समंदर की तरह लग रहा था। फरहान की आवाज किसी गरजते हुए बादल की तरह थी। उसने अभिनव की आंखों में अपनी खूंखार आंखें डालकर कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है लड़की। तूने फरहान खान के दरवाजे पर मौत की दावत दी। मैं तेरी एक एक हड्डी को ऐसे तोड़ूंगा कि। लेकिन तभी अभिनव ने फरहान की बात को बीच में काट कर कहा, "हं, तुम्हारी दाढ़ी में सफेद बाल आ गए हैं फरहान, लेकिन तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी बेवकूफी आज भी 10 साल पुरानी है।" उसकी ये बात सुनकर फरहान की आवाज अचानक उसके गले में अटक गई। उसके शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। ये आवाज, ये बोलने का तरीका, ये खौफनाक अंदाज। फरहान की आंखें अभिनव के चेहरे पर पागलों की तरह स्कैन करने लगी। उसने उस अजनबी और उन बर्फीली और गहरी आंखों में देखा। उन आंखों में फरहान को अपना मौत का अक्स नहीं, बल्कि अपना वो भगवान नजर आया जिसकी उसने जिंदगी भर पूजा की थी। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, ये ये आंखें। फरहान का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उसके फौलादी हाथ, जिन्होंने अभी अभी एक रशियन दैत्य को जमीन में गाड़ दिया था, वो हाथ किसी कमजोर बच्चे की तरह कांप रहे थे। अभिनव ने अपनी आंखों से एक पलक तक नहीं झपकाई। उसने बहुत ही आराम से अपना बायां हाथ उठाया। उसने अपनी लेदर की जैकेट दाएं आस्तीन को पकड़ा और उसने धीरे से उसे ऊपर खींच दिया। जैसे ही वो आस्तीन ऊपर हुई, गोडाउन के उस धुंधले उजाले में अभिनव के मजबूत बाइसेप्स पर बना वो खौफनाक टैटू सबके सामने आ गया। गरजता हुआ शेर, उसके मुंह के अंदर बना हुआ रहस्यमयी प्राचीन पैटर्न, दुनिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड एम्पायर की सीक्रेट मुहर। गोडाउन में मौत का सन्नाटा छा गया। जो लोग अपनी बंदूकें तान कर खड़े थे, उनके हाथों से बंदूकें छूटकर जमीन पर गिरने लगी। फरहान की सांसें रुक गई। उसकी आंखों में आंसुओं का एक सैलाब फूट पड़ा। वो टैटू, वो मुहर, वो भूल नहीं सकता था। खुद अपनी आंखों से 10 साल पहले 15 साल के बच्चे के कंधे पर उस टैटू को बनते हुए देखा था। वो यादें फरहान के दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी। ये कोई अजनबी नहीं था, ये कोई घुसपैठिया नहीं था। ये वो इंसान था जिसके लिए फरहान खान ने 10 सालों तक मौत का इंतजार किया। ये उसका छोटे मालिक था और ये उसका लायन था। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, छोटे छोटे मालिक। फरहान के मुंह से निकली ये आवाज इतनी रुंधी हुई और दर्द भरी थी, पत्थर का दिल भी पिघल जाए। अगले ही पल वो 6 फुट 4 इंच का देते, जिसके नाम से दिल्ली का बच्चा बच्चा कांपता था, वो पूरी महफिल अपने सैकड़ों गुंडों के सामने सीधे अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। फरहान ने अपना सिर अभिनव के जूतों पर रगड़ दिया। उसके चौड़े कंधे बुरी तरह से हिल रहे थे। वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। गोडाउन के फर्श पर पड़ा धूल और खून फरहान के आंसुओं में धुलने लगा। फरहान ने सिसक कर जमीन चूम कर कहा, आप आ गए, मेरा लायन वापस आ गया। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस रात बड़े मालिक और मालकिन को बचा नहीं पाया। मैं उस रात शहर से बाहर था। जब मैं वापस आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मुझे लगा उन गद्दारों ने आपको भी मार दिया। मैं 10 साल से हर रोज इसी आग में जल रहा हूँ। मुझे सजा दीजिए मालिक, मुझे सजा दीजिए।
गोडाउन के खड़े सैकड़ों गुंडे बुत बन चुके थे। उनके फरहान भाई, जिन्होंने कभी भी अपने आगे किसी के सामने झुकते नहीं देखा, वो आज एक इंसान के कदमों को इस तरह रो रो कर चूम रहा था, जो अनाथ बच्चा अपनी माँ के पैरों में रोता है। तभी दरवाजे के पास खड़ा विक्रम भी अंदर आ गया। उसने भी अपनी कैप उतारी और सम्मान के साथ सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अभिनव अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में भी एक हल्की सी नमी आ गई, लेकिन उसने उस नमी को तुरंत अपने अंदर सोख लिया। उसने बहुत ही कोमलता लेकिन पूरी ताकत के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाए और फरहान के कंधों को पकड़ लिया। अभिनव ने एक ही झटके में उस भारी भरकम दैत्य को जमीन से उठाकर अपने गले लगा लिया। अभिनव ने फरहान को गले लगाकर उसके पेट को थपथपा कर कहा, रोने का वक्त 10 साल पहले खत्म हो चुका है फरहान। तुमने गद्दारी नहीं की। तुमने इन 15 सालों में मेरे पिता के नाम को और उनके रुतबे को जिंदा रखा है। तुमने उन तीनों गद्दारों के आगे घुटने नहीं टेके। तुमने अपनी वफादारी साबित कर दी है। अब सिर उठाओ, डरो मत। उसकी आवाज में वो रहस्य भारीपन था जो एक राजा अपने सेनापति को देता है। तभी फरहान ने अभिनव को छोड़ा। अपने खुरदरे हाथों से अपने आंसू पोंछे और उसकी आंखों में अब रोना नहीं, बल्कि एक भयंकर खौफनाक जुनून जाग चुका था। फरहान ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आप बस हुक्म कीजिए। मैं आज रात ही सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी के घरों में घुसकर उनके उनके पूरे परिवार की गर्दन काट कर आपके इस गोडाउन में लटका दूंगा। मैं पूरी दिल्ली को आग लगा दूंगा मालिक। उसकी यह बात सुनकर गोडाउन में खड़े गुंडे समझ चुके थे कि ये इंसान कौन है। उन सब ने एक साथ अपनी बंदूक के हथियार हवा में उठाए और लायन 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 के नारे गूंजने लगे। तभी अभिनव ने अपना हाथ हवा में उठाया। एक सेकंड के अंदर पूरे गोडाउन में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। किसी की सांस लेने की आवाज तक नहीं आ रही थी। यह था लायन का खौफ और उसका रुतबा। तभी अभिनव ने बहुत ही ठंडी और कैलकुलेटेड आवाज में कहा, सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी तो सिर्फ कठपुतलियां हैं फरहान। उन गद्दारों की डोर किसी और के हाथ में है। अगर आज हमने उन्हें मार दिया तो डोर हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, और मैं उस डोर को गायब नहीं होने देना चाहता। मैं उस डोर के जरिए उस असली शैतान तक पहुंचना चाहता हूं जिसने मेरे परिवार को मिटाया था। फरहान ने ध्यान से सुना और आगे कहा, कौन है वो शैतान मालिक? अभिनव ने आगे कहा, उसे वो लोग T1 या ट्राइडेंट कहते हैं। उसकी एक बहुत ही खौफनाक वजीर है गुरलीन को। इस सब के ऊपर वह इस पूरे एम्पायर को सफेद कोलर में कंट्रोल करती है। उसका नाम है पूजा सहगल। फरहान ने दांत पीस कर कहा, पूजा सहगल? मैंने नाम अंडरवर्ल्ड की बहुत कुछ गहरी अफवाहों में सुना है। वो इंटरनेशनल फार्मा माफिया की हेड है। आगे से अभिनव ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और वो अगले हफ्ते दिल्ली आ रही है। उसकी ये बात सुनकर फरहान की आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से में झुंझला कर कहा, तो हम उसका स्वागत बारूद से करेंगे। वहीं अभिनव के होठों पर एक सर्द मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हमें लायन ग्रुप के उस किले के अंदर से उसे खोखला करना होगा। गुरलीन कौर बहुत शातिर है। उसे लगता है कि उसने मुझे एक कपूर परिवार का भिखारी दामाद के रूप में पहचान लिया, और यही सबसे बड़ी ताकत है। मैं अभी भी लायन ग्रुप में वजर सिक्योरिटी में गार्ड बनकर रहूंगा। उसकी ये बात सुनकर फरहान तड़प उठा। उसने अभिनव की आंखों में देखकर पूछा, आप मालिक, आप एक गार्ड की यूनिफॉर्म पहनेंगे? यह आपका अपमान है मालिक। तभी अभिनव ने शांति से उसको समझा कर कहा, अपमान तब होता है जब दुश्मन आपको हरा दे फरहान। जब आप दुश्मन के घर में बैठकर उसकी जड़ें काट रहे हो तो उसे रणनीति कहते हैं। तुम्हें बस मेरा एक काम करना है। आगे से फरहान ने तुरंत कहा, जान हाजिर है मालिक, हुक्म कीजिए। तभी अभिनव ने अपनी लेदर की जैकेट के अंदर एक छोटा सा एनक्रिप्टेड डार्क वेब फोन निकाला और उसे फरहान के हाथ में देकर कहा, इस फोन में कुछ लिस्ट और लोकेशंस हैं। ये वो सारे सीक्रेट गोदाम, ब्लैक मनी और सेफ हाउस और हथियारों के अड्डे हैं जिन्हें सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी ट्राइडेंट कार्टेल के लिए दिल्ली में चलाते हैं। मैंने यह डेटा कल रात गुरलीन की तिजोरी से चुराया है। तभी अभिनव ने बहुत ही खौफनाक तरीके से ऑर्डर देकर कहा, मुझे इन तीनों डायरेक्टर्स के इस पूरे काले एम्पायर को रातों रात खाक में मिलाना है, लेकिन किसी को जान से नहीं मारना। मैं चाहता हूं कि जब ये तीनों सुबह उठें तो इनका सारा पैसा, इनके सारे हथियार, इनके सारे अड्डे राख हो चुके हों। मैं चाहता हूं कि ये लोग डर के मारे पागलों की तरह गुरलीन के पास भागे। जब इंसान खौफ में होता है तो गलतियां करता है, और मैं चाहता हूं कि गुरलीन वो गलती करे, उस नकाबपोश मास्टरमाइंड को दिल्ली आने पर मजबूर करे।
फरहान ने एक भयंकर हंसी हंसकर कहा, काम हो जाएगा मालिक। आज रात दिल्ली में दिवाली मनेगी। मैं अपने सबसे खूंखार लड़कों को काम पर लगाता हूँ। कल सुबह तक इन तीनों गद्दारों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचेंगे। तभी अभिनव ने फरहान के बहुत करीब आकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, और एक बात, क्या तुम्हारे पास मुकेश अंकल और चार्ल्स अंसारी का कोई कॉन्टैक्ट है? आगे से फरहान ने सिर हिलाकर कहा, मुकेश भाई साहब अंडरग्राउंड हैं, वो सिर्फ एनक्रिप्टेड मैसेज से बात करते हैं। और चांद भाई वो तो समंदर का भूत हैं। लेकिन अगर मैं उन्हें आपका एलाइन वाला कोड भेज दूं तो वो दुनिया के किसी भी कोने से खींचे चले आएंगे। उसकी ये बात सुनकर आगे से अभिनव ने तुरंत रिएक्ट करके कहा, उन्हें मैसेज भेज दो, कहना कि लायन ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। हम पूजा सहगल और ट्राइडेंट कार्टल से लड़ने के लिए अपने पूरे एम्पायर की जरूरत पड़ेगी। तभी फरहान ने सम्मान के साथ सिर झुकाकर कहा, जी मालिक। गोडाउन में अब कोई लड़ाई नहीं थी, वहां सिर्फ एक नए एम्पायर के उदय का सन्नाटा था। अभिनव ने फरहान के कंधे को थपथपाया और वापस उस टूटे हुए दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तभी फरहान ने पीछे से उसको पुकार कर कहा, मालिक, वो कपूर परिवार, वो जो आपके साथ नौकरों जैसा सलूक करते हैं, क्या मैं उनके घर में घुसकर उस अंचल और अनन्या का जबान काट लूं? उसकी ये बात सुनकर अभिनव के कदम रुक गए। उसने अपनी गर्दन घुमाई। अभिनव की आंखों में एक सर्द नफरत थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, कपूर खानदान का घमंड मैं खुद अपने हाथों से तोड़ूंगा फरहान। उन्हें अभी ये गुमान है कि मैं उनके टुकड़ों पर पलने वाला एक भिखारी हूँ। जब मैं अपना यह नकाब उनके सामने उतारूंगा तो उनका वो कपूर मेंशन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। वो मेरी निजी जंग है, तुम सिर्फ ट्राइडेंट कार्टल पर ध्यान दो। ये कि अगर अभिनव गोडाउन से बाहर निकल गया। काली एसयूवी तैयार खड़ी थी। अभिनव गाड़ी में बैठा और विक्रम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। विक्रम ने गाड़ी चलाकर पूछा, सब ठीक रहा है? अभिनव ने अपनी लेदर जैकेट उतार कर कहा, फरहान आज भी वही खूंखार दरिंदा है विक्रम। आज रात वो दिल्ली में जो तबाही मचाएगा, उसकी गूंज सीधे जेनेवा में बैठी उस पूजा सहगल के कानों तक पहुंचेगी। अब खेल उस मोड़ पर आ गया है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली की सड़कें अब दोपहर की धूप में तप रही थी। अभिनव को वापस कपूर मेंशन जाना था। आज शाम को उसे आंचल कपूर के आदेशानुसार घर के गार्डन की सफाई करनी थी। दुनिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड एम्पायर का मालिक, जिसने अभी अभी एक खूंखार फौज को दिल्ली जलाने का ऑर्डर दिया, वह वापस अपने उस घुटन भरी दुनिया में जाकर एक खामोश नौकर बनने वाला था। लेकिन यह खामोशी अब बहुत डरावनी होने वाली थी, क्योंकि अब शेर पिंजरे में नहीं था, क्योंकि बल्कि उसके पिंजरे को ही अपनी मान बना लिया था। दिल्ली का सूरज अब दोपहर के तपिश में ढल चुका था। अभिनव ओखला के उस खौफनाक लॉकडाउन से निकलकर वापस कपूर मेंशन की तरफ लौट रहा था। अभी कुछ घंटे पहले ही उसने फरहान को एक ऐसी खूंखार फौज को जिंदा किया जो दिल्ली को राख कर सकती थी। लेकिन उसे अब वापस अपनी घुटन भरी अपमानजनक दुनिया में जाना था। कपूर मेंशन पहुंचकर अभिनव ने अपनी वो काली लेदर जैकेट, डार्क जींस उतार दी। उसने एक पुरानी सी टी शर्ट और पहनी। आंचल कपूर के आदेशानुसार घर के पिछले गार्डन में चला गया। वहां जाकर उसने फावड़ा और खुरपी उठाई और पौधों की कटाई छटाई करने लगा। पसीने से उसका शरीर भीग रहा था। अंदर से आंचल कपूर की तेज आवाज आई, गार्डन का कोना कोना साफ होना चाहिए, और हाँ, शाम की चाय में अदरक कम डालना। अभिनव ने सिर झुकाकर जवाब देकर कहा, जी माँ जी। जो हाथ अभी कुछ देर पहले फरहान खान जैसे दैत्य को जमीन पर झुका रहे थे, वो हाथ अब मिट्टी से सने हुए थे। लेकिन अभिनव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो जानता था कि ये अपमान, ये मिट्टी, ये पसीना, सब कुछ उस बड़ी जंग की कीमत है जो वो लड़ रहा है। उसे तब तक ये नकाब पहन कर रखना था जब तक पूजा सहगल और वो नकाब पोस्ट मास्टरमाइंड खुद चलकर उसके बिछाए हुए जाल में नहीं आ जाते। शाम ढलते ही अभिनव ने गार्डन का काम खत्म किया। उसने नहा धोकर अपनी वजर सिक्योरिटी की नीली यूनिफॉर्म निकाली। पैंट शर्ट, गले में आईडी कार्ड, सिर पर कैप। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने चेहरे को बिल्कुल सपाट और भावहीन कर लिया। वो कपूर मैंशन के पिछले दरवाजे से निकला और बस पकड़कर लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की उस गगनचुंबी बिल्डिंग की तरफ रवाना हो गया। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी। उसे 15वें फ्लोर पर जाकर उससे इंतजार करना था। इंतजार उस तबाही की गूंज का जो आज रात फरहान खान दिल्ली की सड़कों पर मचाने वाला था। इधर अभिनव अपनी ड्यूटी पर जा रहा था और उधर ओखला के उस बंद गोडाउन में फरहान खान के अंदर का जानवर पूरी तरह से आजाद हो चुका था।
15 सालों से फरहान ने खुद को सिर्फ एक स्ट्रीट गैंगस्टर तक सीमित रखा, लेकिन आज अपने छोटे मालिक को जिंदा देखकर उसके खून में ऐसा उबाल आ गया जो सुनामी ला सकता था। गोडाउन खाली हो चुका था। फरहान अपने सीक्रेट और साउंड प्रूफ कैबिन में बैठा था। उसके सामने एक एडवांस एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन था। अभिनव ने उसे ऑर्डर दिया, द अनब्रोकन यानी मुकेश गुप्ता और चांद अंसारी को संपर्क किया जाए। फरहान ने अपने खुरदरे और खून से सने हाथों से उस फोन का कीबोर्ड दबाया। उसने एक सीक्रेट डार्क वेब फ्रीक्वेंसी ट्यून की। ये वो फ्रीक्वेंसी थी जो 15 साल पहले विराज गुप्ता ने अपने इन तीनों सेनापतियों के बीच संपर्क के लिए बनाई थी। 15 साल से अलायंस सिर्फ सन्नाटा पर थी, लेकिन आज फरहान ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। दुबई के एक बहुत ही सुरक्षित और सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में कई कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक 60 साल का बुढ़ा बैठा था। उसने आंखों पर मोटा चश्मा पहना था। ये मुकेश गुप्ता था, लायन ग्रुप का असली मास्टर अकाउंटेंट। ये इंसान जिसके पास आज भी विराज गुप्ता के अरबों डॉलर के असली खजाने की चाबियां थी। इन 15 सालों के मास्टर T1 ने उसे मारने की कई कोशिश की, लेकिन मुकेश गुप्ता हमेशा एक कदम आगे रहता था। अचानक मुकेश के सबसे सुरक्षित स्क्रीन पर एक लाल रंग का पॉपअप चमका। मुकेश के हाथ कीबोर्ड पर जम गए। उसने स्क्रीन को ध्यान से देखा। स्क्रीन पर लिखा था, लायन 001 कोड रोर, द बीस्ट इज कॉलिंग। मुकेश की आंखों में अचानक आंसू छलक पड़े। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लायन 001, ये कोड सिर्फ एक इंसान जानता था, अभिनव। मुकेश के कांपते हाथों से ऑडियो चैनल एक्सेप्ट किया। उसने धीरे से कहा, हेलो। मुकेश की आवाज भर्राई हुई थी। दूसरी तरफ से फरहान की फटी हुई और भारी आवाज गूंजी, मुकेश भाई साहब। तभी उधर से मुकेश ने पूछा, फरहान, क्या यह सच है? क्या वो कोड? आगे से फरहान ने हंसकर रोकर एक साथ कहा, हाँ भाई साहब, हमारा लायन वापस आ गया है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो जिंदा है और वो दिल्ली आ चुका है। उसको ये बात सुनकर दुबई के उस बैंकर में मुकेश गुप्ता जोर जोर से रोने लगा। उसने रोकर कहा, हे भगवान, मेरा बच्चा, मेरा अभिनव जिंदा है। 10 साल फरहान, 10 साल मैंने इस खजाने को उस गद्दारों से बचा कर रखा। मुझे पता था कि मेरा शेर अपना हक लेने जरूर आएगा। तभी इधर से फरहान की आवाज भी सख्त हो गई। उसने सख्त आवाज में कहा, छोटे मालिक ने ऑर्डर दिया है मुकेश भाई। उन गद्दार डायरेक्टर्स का सारा कच्चा चिट्ठा, उनके सारे इलीगल बैंक अकाउंट्स और शेल कंपनीज का डेटा हमें मिल गया है। छोटे मालिक चाहते हैं कि आप उनके फाइनेंशियल नेटवर्क को ऐसे ब्लॉक करें कि वो पाई पाई को मोहताज हो जाएं। उसके बाद सुनकर मुकेश गुप्ता ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ गई। उसने दृढ़ता से कहा, तुम बस मुझे उनके अकाउंट नंबर और सर्वर्स का एक्सेस दो फरहान। मैं वादा करता हूँ, कल सुबह सूरज निकलने से पहले सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी के अकाउंट्स का बैलेंस 0 होगा। मैं उन्हें सड़क पर ला दूंगा। इसके बाद फरहान ने उसको सब कुछ समझाया और उसके बाद बात बंद कर दी। इसी समय अरब सागर के बीचों बीच बारिश और तूफान से जूझ रहे एक विशाल कार्गो शिप के कैप्टन कैबिन में एक चांद अंसारी खड़ा था। 55 साल का एक दुबला पतला इंसान जिसकी आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी। उसके सैटेलाइट कम्युनिकेटर पर भी वही लाल रंग का सिग्नल चमका। चांद ने जब मैसेज पढ़ा तो उसकी अपनी टोपी उतार कर अपने सीने से लगा ली। उसके मुंह से एकदम निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने फरहान की कॉल रिसीव की। फरहान ने तुरंत कहा, चांद भाई। तब इधर से चांद ने कहा, मैंने मैसेज पढ़ लिया फरहान, मेरा मालिक लौट आया है। बोल, क्या हुक्म है? चांद अंसारी की आवाज समंदर की लहरों की तरह शांत लेकिन खतरनाक थी। आगे से फरहान ने तुरंत जवाब देकर कहा, सिंघानिया और रेडी के जितने भी कंटेनर्स, हथियारों की खेप, स्मगलिंग का माल तेरे पोर्ट्स की तरफ आ रहा है, उसे रोक दे। छोटे मालिक का हुक्म है कि ट्राइडेंट कार्टल की सप्लाई लाइन काट दी जाए। तभी चांद ने कड़कती हुई आवाज में कहा, आज के बाद उन गद्दारों की एक सोई भी समंदर पार नहीं करेगी फरहान। जो माल समंदर में है उसे मैं डुबो दूंगा, और जो पोर्ट पर पहुंच गया है उसे जब्त कर लूंगा। तू दिल्ली संभाल, मैं समंदर संभालता हूँ। वह अनब्रोकन की तिगड़ी अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी थी। अभिनव के एक इशारे पर पानी, पैसा और बारूद तीनों दुश्मन के खिलाफ मुड़ चुके थे। रात के 11 बज चुके थे। दिल्ली के सड़कों पर कोहरा छाने लगा। फरहान खान अपने गोडाउन से बाहर निकला। लगभग 100 काले रंग की एसयूवी गाड़ियां तैयार खड़ी थी।
उनमें फरहान के सबसे खूंखार हथियारों से लैस लड़ाके बैठे थे। फरहान ने एक एक गाड़ी में जाकर अपने लड़कों को निर्देश देकर कहा, सुन लो सब के सब, आज रात हमें 3 जगहों पर हमला करना है। सिंघानिया का कैश गोदाम, आहूजा का हथियारों का अड्डा और रेड्डी का सोने का वेयर हाउस। छोटे मालिक का सख्त हुक्म है, किसी की जान नहीं लेनी, किसी को गोली नहीं मारनी। हमें उनका पैसा और उनका गुरूर जलाना है, उन्हें जिंदा छोड़ना है, ताकि वो डर के मारे अपनी मालकिन के पास भागे। समझ गए? फरहान की आवाज चीरती हुई थी। उसके आगे से गुंडा ने एक स्वर में दहाड़ कर कहा, जी फरहान भाई। फरहान की फौज 3 हिस्सों में बट गई। दिल्ली के 3 अलग अलग कोनों की तरफ मौत बनकर दौड़ रही थी। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक बहुत बड़ी पुरानी दिखने वाली टेक्सटाइल मिल थी। बाहर से एक आम मिल लगती थी, लेकिन इसके बेसमेंट में सिंघानिया का सबसे बड़ा कैश वॉल्ट था। यहाँ ट्राइडेंट कार्टेल का अरबों रुपए का काला धन रखा जाता था। तभी मिल के मेन गेट को तोड़ती हुई फरहान की गाड़ी अंदर घुस गई। सिंघानिया के दर्जनों गार्ड्स बंदूक तान कर बाहर आए, लेकिन फरहान के लड़कों ने कोई गोली नहीं चलाई। उन्होंने सीधे अपनी गाड़ियों से उन्हें टक्कर मारी। फरहान खुद अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। उसने हाथ में एक बाहरी लोहे का बेसबॉल बैट था और फरहान ने दहाड़ कर कहा, मारो सालों को। फरहान के लड़के भेड़ियों की तरह सिंघानिया के गार्ड्स पर टूट पड़े। उन्होंने किसी को मारा नहीं, बस उनकी हड्डियां तोड़ दी और उन्हें रस्सियों में बांध दिया। इसके बाद फरहान ने बेसमेंट का दरवाजा अपने बैट से तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर किसी भी की आंखें फटी जाए। जमीन से लेकर छत तक 5-5 सौ के नोटों की गड्डियों के पहाड़ लगे हुए थे। ये सिंघानिया की जिंदगी भर की काली कमाई थी। फरहान ने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और उस आदमियों ने पूरे कैश पर पेट्रोल छिड़क दिया। तभी फरहान ने जोर से हंसकर कहा, सिंघानिया को यह तोहफा बहुत पसंद आएगा। यह कहकर उसने लाइटर जलाकर उन नोटों के पहाड़ पर फेंक दिया। भभक करके एक ही सेकंड में अरबों रुपए एक ब्लैक मनी आग की भयंकर लपटों में बदल गई। आग इतनी तेज थी कि बेसमेंट की छत काली पड़ने लगी। जाते जाते फरहान ने लाल रंग के स्प्रे पेंट से उस बेसमेंट की दीवार पर एक बहुत बड़ा दहाड़ता हुआ शेर बना दिया। यह कोई चोरी नहीं थी, ये एक राजा का असली अपनी जमीन पर वापस कब्जा था। इसके बाद दूसरा हमला गाजियाबाद के बाहरी इलाके में एक कबाड़ी बाजार के नीचे आहूजा की इलीगल आर्मरी थी। यहाँ ट्राइडेंट कार्टेल के लिए विदेशी हथियार AK-47 और बहादुर रखा जाता था। फरहान की दूसरी टीम ने यहाँ धावा बोला। यहाँ भी आहूजा के गार्ड्स को बेदर्दी से पीटा गया और बांध दिया गया। फरहान के लड़कों ने सारे हथियार को क्रेन से निकाला और उन्हें हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे रखकर लोहे के कबाड़ में बदल दिया। जो हथियार कम थे और उन्हें फरहान के लड़कों ने अपने ट्रकों में भर लिया और अपनी फौज के लिए। हथियारों के उस गोदाम की दीवार भी लाल रंग के शेर से निशान बना दिया गया। आहूजा का पूरा नेटवर्क रातों रात पैरालाइज्ड हो चुका था। इसके बाद तीसरा हमला गुड़गांव के एक पोश फार्म हाउस में रेड्डी ने अपना स्मगलिंग किया था, सोना छिपा दिया था। फरहान की तीसरी टीम ने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। गार्ड्स को बेहोश किया गया। अंदर करोड़ों रुपए के सोने की ईंटें रखी थी। फरहान के आदमियों ने सारा सोना बोरियों में भरा और अपनी गाड़ियों में लाद लिया। ये सोना लायन के नए एम्पायर को खड़ा करने में काम आने वाला था। फार्म हाउस को आग नहीं लगाई गई, लेकिन रेड्डी के शानदार बेडरूम की दीवार पर लाल रंग से वही खौफनाक शेर बना दिया गया। सुबह के 5 बजते बजते दिल्ली के ट्राइडेंट कार्टेल और उन तीनों डायरेक्टर्स का पूरा फिजिकल और फाइनेंशियल एम्पायर राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। फरहान खान ने एक ही रात में दिल्ली की जमीन को हिलाकर रख दिया। सुबह के 8 बज चुके थे। लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 15वें फ्लोर पर अभिनव अपनी वज्र सिक्योरिटी के यूनिफॉर्म में डेस्क पर बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने अपने कान में लगा वायरलेस ईयरपीस ऑन किया। अनिका की ताजी और जोश भरी आवाज गूंजी, गुड मॉर्निंग लायन, आज की न्यूज देखी तुमने? दिल्ली में रात भर जो तबाही फरहान ने मचाई, उसकी गूंज डार्क वेब तक पहुंच गई। और हाँ, मुकेश अंकल ने अपना काम कर दिया है। सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी के सारे पर्सनल और सीक्रेट बैंक अकाउंट्स इस वक्त पूरी तरह से ब्लॉक और खाली हो चुके हैं। वो तीनों अब टेक्निकली भिखारी बन चुके हैं। अभिनव के होठों पर एक सर्द मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, गुड, अब नज़ारा देखने का वक्त आ गया। अनिका, 15वें फ्लोर के कैमरे ऑन करो। मैं यहाँ से उनके चेहरे का खौफ देखना चाहता हूँ। इधर से अनिका ने तुरंत जवाब देकर कहा, माइक और कैमरा दोनों ऑन है। सुबह के 9 बज रहे थे। 15वें फ्लोर जो हमेशा शांत और प्रोफेशनल रहता था, वहां आज एक अजीब सी बेचैनी थी। तब VIP लिफ्ट के दरवाजे बड़े जोर से खुले। सबसे पहले सिंघानिया बाहर निकला। उसकी हालात देखकर कोई
कह नहीं सकता था कि एक लायन ग्रुप का डायरेक्टर है। उसने कल रात से ही अपने कपड़े पहने जो सिकुड़ चुके थे। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। उसका चेहरा आंसू और पसीने से लथपथ था और उसकी आंखों खौफ से फटी हुई थी। वो पागलों की तरह भागता हुआ सीधे गुरलीन के कैबिन की तरफ जाने लगा। वो इतना घबराया हुआ था कि सिक्योरिटी चेक भी नहीं रुका। अभिनव ने जानबूझकर उसे रोका ही नहीं। सिंघानिया के पीछे आहूजा और रेड्डी भी लिफ्ट से बाहर आए। आहूजा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि वह अपना ब्रीफ केस भी ढंग से नहीं पकड़ पा रहा था। रेड्डी तो हाँफ रहा था जैसे वह कई किलोमीटर भाग कर आया हो। तीनों बिना दरवाजे खटखटाए गुरलीन के कैबिन में घुस गए। उन्होंने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। अभिनव अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। उसने अपने ईयरपीस का वॉल्यूम बढ़ा लिया। अनिका ने गुरलीन के कैबिन का अंदरूनी माइक हैक कर लिया था, जिससे अभिनव को अंदर ही एक आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। कैबिन के अंदर गुरलीन अपनी बॉस चेयर पर बैठी सुबह की कॉफी पी रही थी और उस दिन हार्ड ड्राइव वापस मिलने के बाद अब वो बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। उसे लगा कि वो सब कुछ ठीक है। लेकिन तीनों डायरेक्टर के इस हालात में कमरे में घुसता देखकर गुरलीन के भौहें तन गई। गुरलीन अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम तीनों पागलों की तरह बिना नोक के अंदर कैसे आ गई? और ये तुम्हारी क्या हालत है? कपड़े देखे हैं आपने? तभी सिंघानिया गुरलीन के डेस्क के सामने जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। वो फूट फूट कर एक बच्चों की तरह रोने लगा। उसने रोकर कहा, गुरलीन, सब खत्म हो गया। लुट गए हम, बर्बाद हो गए। वो सब राख कर गया। उसके बाद सुनकर आगे से गुरलीन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो सिंघानिया? कौन राख कर गया और क्या राख कर गया? तभी सिंघानिया छाती पीट कर कहा, मेरा कैश गोदाम। रात को किसी ने मेरे नरेला वाले टेक्सटाइल मिल पर हमला कर दिया। मेरे सारे गार्ड्स की हड्डियां तोड़ दी और अंदर रखा हुआ कार्टेल का अरबों रुपए का कैश उन्होंने सब जला दिया गुरलीन। एक नोट नहीं बचा। सब सब कुछ राख हो गया है। उसके बाद सुनकर गुरलीन के हाथ से कॉफी का कप छूटकर जमीन पर गिर गया। क्रैश। गुरलीन की आंखें फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या? अरबों का कैश जला दिया? तुम होश में तो हो? किसने कहा है? तब याहूजा ने आगे रोकर कहा, सिर्फ इसका कैश नहीं जला गुरलीन, मेरा हथियारों का जखीरा। वो कल ही यूक्रेन से आया था। किसी ने रातों रात हाइड्रोलिक प्रेस डालकर सारा बारूद और हथियार को कबाड़ बना दिया। मेरे हाथ में अब एक गोली भी नहीं बची। रेड्डी ने हाँफ कर कहा, और मेरा सोना, मेरे फार्म हाउस से करोड़ों का सोना रातों रात गायब हो गया। उनकी ये बातें सुनकर गुरलीन का दिमाग सन रह गया। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। एक ही रात में ट्राइडेंट कार्टेल का दिल्ली का पूरा फाइनेंशियल और आर्म्स नेटवर्क तबाह कर दिया गया था। गुरलीन पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, ये कैसे हो सकता है? पुलिस की हिम्मत नहीं हो सकती। ये किसी विरोधी गैंग का काम होगा। तुमने अपने गार्ड से पूछा नहीं कि हमलावर कौन थे? आगे से सिंघानिया ने जवाब देकर कहा, गार्ड्स ने कहा कि हमलावर 100 से ज्यादा थे और वो फरहान के आदमी थे। गुरलीन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डर के मारे चीख कर कहा, फरहान खान वो गली का गुंडा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे ठिकानों पर सीधा हमला करे? वो तो 10 साल से खामोश था। तभी रेड्डी ने अपना फोन निकाल कर कहा, सिर्फ फरहान नहीं गुरलीन, आज सुबह जब मैंने अपने स्विस बैंक और कैमिन आइलैंड के अकाउंट चेक किए तो मेरे सारे अकाउंट ब्लॉक थे। मेरा बैलेंस 0 हो चुका है। सिंघाने और आहूजा के अकाउंट्स भी खाली है। किसी ने हमारा सारा पैसा हैक कर लिया। आहूजा ने डर कर कहा, और यह हैक कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये मुकेश गुप्ता का काम है, ये मुझे पूरा यकीन है। अब क्या करेगी गुरलीन? क्या करेगा ये अंडरवर्ल्ड का माफिया? जानेंगे कल की कहानी में। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।